नोएडा की नई चुनौती नशा। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। उत्तर प्रदेश की कमिश्नरेट पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान में गांजा खेती का पर्दाफाश किया है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई में शहर के एक अपार्टमेंट में चल रही अत्याधुनिक गांजा फैक्ट्री को पकड़ा गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर घर के अंदर ही गांजे की खेती कर रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी डार्क वेब के माध्यम से इस प्रीमियम गांजे की सप्लाई भी करता था, जो इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। फिलहाल बीटा 2 पुलिस और नारकोटिक्स सेल और इकोटेक 1 पुलिस की संयुक्त टीम ने पार्श्वनाथ सोसाइटी में एक फ्लैट से प्रीमियम गांजे की खेती करने वाले आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की इंडोर फार्मिंग अपराध की एक नई प्रवृत्ति है। इसमें अपराधी रिहायशी इलाकों में फ्लैटों का इस्तेमाल कर अवैध मादक पदार्थों की खेती कर रहे हैं, जो कि वाकई चिंता का विषय है। आज खास इसी पर चर्चा होगी कि आखिर किस तरीके से ये जो नशे का जंजाल है वो बढ़ता जा रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूं। हमारे साथ एडवोकेट धनराज वंजारी, पूर्व एसीपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज जी, बहुत स्वागत आपका। शुरुआत धनराज जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे मामलों में आखिर किस तरीके से ये जो नशे का कारोबार है जो बढ़ता जा रहा है, क्या आप सबसे ज्यादा डिफॉल्ट पॉइंट समझ रहे हैं जिसकी वजह से ये जंजाल इतना ज्यादा बड़ा हो रहा है? क्या वो एक बड़ा विषय है, क्या वो एक बड़ा फैक्टर आप समझ रहे हैं? ये आज अवाम और पूरे देश के लिए सबसे बड़ा फैक्टर इसलिए है जी कि इसके साथ में डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है। वो स्मगलरों का है या कोई इलीगल इकोनॉमिक डीलिंग का है, इसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं ये कहता हूं कि आज इस एक्टिविटी का डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है। एक अच्छी टर्म है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जी, हमारे देश की, हमारे मुल्क की राजनीति इतनी खराब लेवल में जा चुकी है कि हम ड्रग को इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे एक करेंसी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके मालूमात के लिए बता दूं कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नाम की हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रॉ के तहत काम करती है जी। उनका यह कहना है कि ड्रग हथियारों की खरीद फरोख्त में करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि गोल्ड और डॉलर के साथ आज ड्रग भी एक करेंसी इंटरनेशनल लेवल पे हो चुकी है। कुंद्रा बंदरगाह में 20,000 करोड़ का ड्रग DRI ने सीज किया। भाई उसका आगे क्या हुआ? अब आप देखिए कि पिछले 2 महीने मध्य प्रदेश में गुजरात और दिल्ली की ATS टीम ने मिलकर एक साझा रेड करी थी जी। उसमें तकरीबन 1 लाख करोड़ की ड्रग हस्तगत हुई है। अब इतनी ज्यादा मात्रा में ड्रग भारत में आ रही है और हमारी राजनीति क्या सो रही है? किसका है कुंद्रा बंदरगाह? किसका है बाकी की सारी नेटवर्किंग फैली हुई है? इस देश में अगर जुर्म और कानून पनपता है तो राजनीति के एक्टिव सपोर्ट, आई विल यूज दिस टर्म, एक्टिव सपोर्ट के अलावा पनप नहीं सकता। आप किसी भी सिरे में चले जाइए। और इसका महत्वपूर्ण कारण एक है कि इंटरनेशनल ताकतें चाहती है कि हमारे युवाओं का मनोवैज्ञानिक संतुलन बिगड़ जाए। ये NDPS आप देखिए, नार्कोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, बड़े इंटेलिजेंटली हमारे कानून बनाने वालों ने साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ये साइकोलॉजी उसमें यूज किया। ये क्या करता है ड्रग? हमारे युवाओं की साइकोलॉजी खराब करता है। जिसकी साइकोलॉजी खराब हो गई उस इंसान की जिंदगी खराब हो गई। किसी को गोली मारने की जरूरत नहीं, उसको साइकोलॉजी खराब कर दो उसको। तो ये बात हो रही है, हमारी युवाओं को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की बात चल रही है। और हमारा ही पॉलिटिक्स, हमारा ही क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इसके लिए यूज हो रहा है। छोटे मोटे रेड होते हैं, छोटे मोटे लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोगों को सजा होती है। मैं कहता हूं अगर पॉलिटिकल सपोर्ट के बजाय ये हो नहीं सकता तो आज तक 1-2 केस मुझे
चुन के बताइए कि कौन से पॉलिटिशियन को, कौन से मंत्री को, किस विधायक को इसके अंदर जुर्म करार किया गया और सजा हुई। तो ये हालत अगर देखनी है तो महज टीवी चैनलों पे चर्चाओं से नहीं होगा, इसमें साझा एक्शन लेनी पड़ेगी और एक्शन उनको लेनी पड़ेगी जो सरगना बनकर बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी जिनकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर है कि इस अवाम को बचाए। वो कर क्या रहे हैं? वो सो रहे हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशन हाईजैक हो चुकी है, सारा हमारा डिपार्टमेंट, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तक के टू सम एक्सटेंट जुडिशियरी इज आल्सो यू फाइंड इन दिस कंट्री वेरी सरप्राइजिंगली एंड सैडली। आई वर्कड एज अ पुलिस ऑफिसर। मुझे दर्द होता है ये कहते वक्त आपके चैनल पे मैडम कि ये सारी इंस्टीट्यूशंस हमारी इस तरह हाईजैक कर ली पॉलिटिक्स में, हम कुछ नहीं कर पा रहे। बेबस होकर इस तरीके के चैनल पर आकर चिल्ला रहे हैं। मुझे शर्म आती है मेरे पुलिस अफसर होने की, जबकि मैं अभी रिटायर्ड हो चुका हूँ। बिल्कुल, ये जो आपने पॉइंट रेज किया है और इसको भी कहीं ना कहीं कंसिडर करने की जरूरत है, क्योंकि बिना पावर के इस्तेमाल होते हुए इस तरीके से ये चीजें स्प्रेड वाकई नहीं हो पाएंगी इतने बड़े लेवल पर। धनराज जी ने बहुत अच्छी तफसील से सारी बातों को बताया। अब सीधा धनराज जी आपके पास, क्योंकि कहीं ना कहीं एजेंसियां जो हैं वो कार्रवाई तो कर रही हैं, तभी हम लोग को ये कुछ नेक्सस पकड़ने को देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से कार्रवाइयां एक के बाद एक हो रही हैं, लेकिन आखिर इन कार्रवाइयों से असर क्या हो रहा है, आउटकम क्या निकल रहा है, ये भी देखना होगा। ये बहुत ज्यादा कम है। वही तो मेरा पॉइंट है भटनागर जी, मैडम, मेरा वही पॉइंट है कि कार्रवाइयां सब हो रही है। कि अपने को इस बात को समझने के लिए चंद बातों की गरिमा को ध्यान में लेना होगा। एनडीपीएस ये शायद भारत देश का पहला कानून है जी। और मैं पूरे तजुर्बे के साथ कहता हूँ, बम्बई पुलिस में 35 इयर्स गुजारे हैं, जो एक इंटरनेशनल सिटी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अकेला कानून है जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर गलती करता है तो उसे भी आरोपी करार दिया जा सकता है, मुजरिम करार दिया जा सकता है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है या केस कोर्ट से छूट जाती है या ड्रग जैसे कहा अभी बैरागी जी ने कि बदला जाता है, तो इसमें आज तक मुझे एक एग्जाम्पल बताइए कि किसी पुलिस ऑफिसर को सजा हुई है 10 साल। इसमें आप एक केस मुझे बताइए कि उस पुलिस ऑफिसर को बचाने वाला जो मंत्रालय में बैठा है उसको सजा हुई है। और जहां तक डिमांड और सप्लाई की बात तुम करते हो तो इसको टेक्निकल भाषा में समझ के नहीं होगा। आज के इंटरनेशनल लेवल पे जो बाजारवाद है उसकी फिलॉसफी समझनी होगी। बैरागी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मैं ये धड़ल्ले के साथ कहना चाहता हूं कि आज का बाजारवाद वो है जो डिमांड को पैदा करे और फिर सप्लाई करे। और डिमांड पैदा इस देश में इसलिए हो रही है युवाओं में कि युवाओं का कनेक्शन नशीली चीजों के साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जोड़ा गया है जी। जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ में घर में बैठ के बियर पीते हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन बाहर जाने के बाद में विस्की या बियर उनके स्टैंडर्ड में कमी है। जब तक वो ड्रग नहीं लेते स्टैंडर्ड नहीं माने जाते। ये अबू सालेम बॉलीवुड में आया था। आई एम चश्मदीन ऑफ मेनी थिंग। ये ड्रग लोगों को उनके डिग्निटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ में जब जोड़ने का काम हुआ, वो बाजारवाद की बात मैं कर रहा हूं। अपने डिमांड सप्लाई के पुराने इक्वेशंस को रहने दीजिए। नया इक्वेशन ये है कि तुम्हारे में डिमांड पैदा की जा रही है। ये आधुनिक जगत के बाजारवाद का सिद्धांत है। और जबकि ये सिद्धांत चल रहा है, तुमको इस बात से तुक जोड़ना ही होगा कि कहीं ना कहीं डिमांड पैदा हो गई है तो सप्लाई होगा और कहीं से होगा, बिल्कुल तय है। बिल्कुल, मेरा मानना ये है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट धनराज जी आपकी तरफ से ही उठाया गया है। 5 सेकंड मुझे दे दो, जी 5 सेकंड दे जो भटनागर जी जी बिल्कुल पूरा ये चंद किस्से ले लो। आप पोरसे एक्सीडेंट, बदलापुर के एक्सीडेंट, हैदराबाद के रेप और मर्डर में हुआ एनकाउंटर, उसमें जस्टिस सिरपुरकर कह रहे हैं कि वो आरोपी ही नहीं थे। मेरा सवाल ये है कि वो तहकीकाती अधिकारी, मैं खुद पुलिस ऑफिसर है इसलिए बोला मैंने, शर्म आती है लेकिन मैं कहता हूं डडल्ले से, उनको सजा क्यों नहीं हुई? हम सिस्टम को जब एज अ होल कंसिडर करते हैं
तो यू शुड नॉट मेक अ मिस्टेक टू कंसिडर पॉलिटिक्स अलग है, प्रशासन अलग है, पुलिस अलग है। अरे भैया सब एक दूसरे के भाई बने हुए हैं सारे लोग भैया, कल्प्रिट और must ये be भाई culprit, बनकी में बिल्कुल। व्यवहार चल रहा है। देखिए बहुत ही इसलिए हम महत्वपूर्ण बोल रहे धन्यवाद हैं जी आपने कि उनका बताया है। बात एक तो डिमांड वाली चीज आप बता रहे हैं और जिस तरीके से कार्रवाई का जो पैटर्न निकल कर सामने आ रहा है वो भी चिंता का विषय है।